सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। मेरा नाम है ब्रिज मोहन जोशी। तो आज है 27 सितंबर 2020 और हम आपके सामने लेके आए हैं 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्वायरमेंट टॉपिक से, यानी कि पर्यावरण से। तो अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए और इसी तरह के मॉक टेस्ट आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप उसको लिंक को क्लिक करके अपने को रजिस्टर कर लें। आपको ये सारे क्वेश्चंस के PDF वहाँ पे मिल जाएंगे और ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से इनको करें। तो चलिए हम लोग बिना बात को इधर उधर घुमाए सीधे पॉइंट पे आते हैं और अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सवाल मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा। अंटार्कटिका के ऊपर सर्वप्रथम ओजोन छिद्र की खोज किसने की? हु डिटेक्टेड द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आप जितने लोगों को भी सही उत्तर पता है वो मार्क कर लें, अपना स्कोर लिख लें और टोटल स्कोर मुझे बता दें लास्ट में कमेंट में आपका टोटल स्कोर कितना रहा। जिस भी स्टूडेंट का स्कोर 15 से ऊपर रहा, इसका मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है मोलिना एंड रोलैंड, दूसरा ऑप्शन है फर्मन, तीसरा ऑप्शन है ऑगस्ट और चौथा ऑप्शन है नीलिमा एंड मोलिना। तो मैंने, क्योंकि ये नाम है इसलिए हिंदी में नहीं लिखे। तो 1985 में ओजोन छिद्र को खोजा गया था और उसमें जो है वो 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने ओजोन छिद्र को खोजा था। उसमें से सिर्फ एक वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि फार्मन, यानी कि जो फार्मन इनका पूरा नाम है। लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए, 1985 में 3 वैज्ञानिक थे। पहले थे जो फार्मन, दूसरे थे ब्रायन गार्डिनियर और तीसरे थे जोनाथन शैंकलिन। तो हमने यहाँ पे सिर्फ फार्मन का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पहले का आंसर होगा फार्मन। क्लियर है कि नहीं? ये काफ़ी बढ़िया सवाल है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद सीधे आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कोयले के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कंबशन ऑफ कोल्स फॉर्म सल्फर ऑक्साइड्स, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। यहां पर मैं सल्फर ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूं, सल्फर ऑक्साइड्स यानी कि सल्फर से जितनी भी ऑक्साइड बनती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन ऑक्साइड्स या फिर सभी। तो कोयले के जलने से तीनों तरह की ऑक्साइड्स बनती हैं, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि ऑल। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, तो काफी ध्यान से आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओजोन परत के रिक्तीकरण मापने की इकाई क्या है? यानी कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए इसका पहला ऑप्शन है फर्मी, दूसरा ऑप्शन है ppm, तीसरा ऑप्शन है डॉप्सन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉप्सन, यानी कि डॉप्सन इकाई, डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है। तो ये डॉब्सन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये मेथड निकाला था। तो इसका आंसर होगा सी, डॉब्सन। और थोड़ी सी अतिरिक्त आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो ओजोन परत है उसकी खोज 1913 में की गई थी। चार्ल्स फेवरी और हेनरी ब्रिजन नाम के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने ओजोन परत की खोज की थी। लेकिन ओजोन परत की मोटाई को नापने का जो मेथड है वो डॉब्सन्स नाम के एक वैज्ञानिक ने इजाद किया था, जिसलिए इसीलिए इसको हम लोग डॉब्सन्स यूनिट में इसकी डिप्लेशन को नापते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, जेट हवाई जहाज से निकलने वाला प्रमुख एरोजोल प्रदूषक क्या है? मेजर एरोजोल पॉल्यूटेंट इन अ जेट एमिशन इज। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है फ्लोरोकार्बन। इसका आंसर होगा फ्लोरोकार्बन। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और आसान भी है, आई होप ये सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फिर उसके ऑप्शन में अगली बार आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है साइक्लोट्रॉन कलेक्टर का प्रयोग किसके न्यूनीकरण के लिए किया जाता है? दोबारा देखिए, साइक्लोट्रॉन कलेक्टर का प्रयोग किसके न्यूनीकरण के लिए किया जाता है? यानी कि साइक्लोट्रॉन कलेक्टर इज यूज्ड फॉर मिनिमाइजिंग। ठीक है ना? तो किस प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है? पहला है एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण, दूसरा है नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण, और चौथा है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा ए, वायु प्रदूषण, यानी कि एयर पोल्यूशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
डीडीटी के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है? स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी प्रोड्यूसेस पोल्यूशन ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है वायु एवं जल यानी कि एयर एंड वाटर, तीसरा है एयर एंड सॉइल यानी कि वायु एवं मृदा, और चौथा है एयर वाटर सॉइल यानी कि वायु जल और मृदा तीनों। तो इसका आंसर होगा डी यानी कि वायु जल और मृदा तीनों, क्योंकि जब आप डीडीटी को छिड़कते हैं तो वो हवा में भी उसका रिएक्शन होता है, यानी कि वो वायु को भी प्रदूषित करता है, जल को भी प्रदूषित करता है और मिट्टी को तो प्रदूषित करता ही करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। धान के खेतों से निकलने वाली कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव की कारक होती है? हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि गैस प्रोड्यूस बाय पैडी फील्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका सही आंसर है मीथेन यानी कि बी, क्योंकि क्लोरीन निकल नहीं सकती है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलती है धान के खेतों से, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो निकलती है वो मीथेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी मात्रा से ऊपर ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? यानी कि साउंड बिकम नॉइस पोल्यूशन अबव। तो साउंड की जो इकाई है उसको नापने की वो डीबी यानी कि डेसिबल होती है। और पहला ऑप्शन है इसका 30 डेसिबल से ऊपर, दूसरा है 80 से ऊपर, चौथा है 100 से ऊपर। मतलब पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 80, तीसरा 100 और चौथा 120। तो इसका आंसर होगा बी, आंसर विल बी बी, 80 डीबी यानी कि 80 डेसिबल से ऊपर ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। क्लियर है कि नहीं है? 9th क्वेश्चन है, चेर्नोबिल घटना संबंधित है, चेर्नोबिल डिजास्टर इज रिलेटेड टू। पहला है गैस स्राव यानी कि गैस लीकेज, दूसरा है परमाणु दुर्घटना यानी कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट, तीसरा है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और चौथा है डीडीटी पोल्यूशन यानी कि डीडीटी प्रदूषण। तो ये जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा बी यानी कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल की घटना हुई थी। चेर्नोबिल यूक्रेन में एक जगह है जो कि पहले सोवियत संघ के अंदर आता था। तो ये जो है वहाँ पर चौथे नंबर के रिएक्टर में ये एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण ये डिज़ास्टर हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चेर्नोबिल डिज़ास्टर। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर एक्सीडेंट। सो दिस क्वेश्चन is related to the Chernobyl disaster of 26th April 1986 and the answer will be nuclear accident. अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच पिगमेंट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि कौन सा पदार्थ पौधों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है? देखिए पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको प्रकाश में करते हैं और इसके लिए मेनली सूर्य की किरणों का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सूर्य की किरणों में बहुत हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है? तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा जेंथोफिल, तीसरा कार्टेनॉइड और चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, कार्टेनॉइड। तो कार्टेनॉइड क्या करता है? पेड़ पौधों को, फलों को पीला, लाल या नारंगी रंग देता है और ये इस तरह की जो फल और सब्जियां होती हैं वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं, हमें ये एंटीऑक्सीडेंट देती हैं। लेकिन पौधों को ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों से उनको बचाता है यानी कि उनके रक्षा करता है। क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक बहुत बढ़िया हमारा जा रहा है और काफ़ी हमने अच्छे क्वेश्चन कर लिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपने स्कोर्स को भी साथ साथ चेक करते रहिए, क्योंकि स्कोर्स को अगर आप चेक नहीं करेंगे तो फिर मतलब आंसर्स को देखते रहिए, स्कोर्स को भी चेक करते रहिए, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में हमें बताइए कि आपका स्कोर क्या था, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप मतलब साथ साथ करते रहेंगे, आंसर्स को लिखते रहेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको याद होते रहेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन है, लाइकन संवेदनशील होते हैं, लाइकन्स आर सेंसिटिव टू।
ठीक है, नॉइस पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन मृदा प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, ठीक है ना, और न्यूक्लियर पोल्यूशन यानी कि परमाणु प्रदूषण। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा, जो लाइकेंस होते हैं, ठीक है ना, वो जनरली आपके, देखिए मैं इसको, हमने क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए, मतलब तकनीकी रूप से देखा जाए, तो जो लाइकेंस होते हैं वो मतलब दोनों तरह के पोल्यूशन को डिटेक्ट करते हैं। ये आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख लीजिए, वो आपका एयर पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एयर वाटर पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन हमारे ऑप्शन में है नहीं, ठीक है ना। तो लाइकन जो है संवेदनशील होते हैं जल प्रदूषण के, ठीक है। लेकिन इसका एक और उत्तर है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वायु प्रदूषण भी लिखता तो 1 2 करके मुझे ऑप्शन बनाने पड़ते हैं, लेकिन आप ये भी याद रख लीजिए कि जो लाइकेंस होते हैं, ठीक है ना, वो जो वायुमंडल में, यानी कि जो वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना, उसके मतलब उसके प्रति काफ़ी संवेदनशील लाइकेंस होते हैं। तो अगर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो लाइकेंस हैं वो अपना कलर चेंज करने लग जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन, नीरी यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा बेंगलोर, तीसरा नासिक और चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त कोई नहीं, क्योंकि जो नीरी है वो आपका नागपुर में है, महाराष्ट्र के शहर नागपुर में। 1958 में नीरी की स्थापना हुई थी। और याद रखना कि जो नीरी के अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वर्षा को अम्ल वर्षा तब कहा जाता है जब उसका पीएच निम्न इकाइयों से नीचे हो। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स पीएच इज बिलो, ठीक है ना। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 6.5, तीसरा 6 और चौथा है 5.6। तो नॉर्मल जो रेन होती है उसका जो पीएच होता है वो आपका 6 से 7 के बीच में होता ही होता है, ठीक है। लेकिन एसिड रेन होने के लिए उसका पीएच लगभग 5.6 से कम होना चाहिए, क्योंकि 5 से 5.5 के बीच में अगर पीएच होता है तो उसको एसिड रेन अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा 5.6, यानी कि 5.6 से अगर पीएच मान नीचे हो तो उसे जो हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन आपको अगले पेज में मिलेंगे। देखिए, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट ने रासायनिक क्रिया निम्न से की। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विथ। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट मतलब कौन सी गैस से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो बहुत पुराना और घिसा पिटा सवाल हो गया। और गैस का नाम आप सबको पता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट है, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पेस्टिसाइड कीटनाशक बनाने के काम आता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मिथाइल आइसोसाइनेट ने, हालांकि वो जांच में साबित नहीं हो पाया कि वो कैसे हुआ, तो उसके अंदर क्या हुआ, किसी एक टैंक के अंदर पानी घुस गया, यानी कि पानी से वो रिएक्ट कर गया। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जब पानी से रिएक्ट करती है तो काफ़ी हार्मफुल, एक्चुअली मिथाइल आइसोसाइनेट एक पदार्थ है, जब वो पानी से रिएक्ट करता है तो काफ़ी मात्रा में हीट यानी कि ऊष्मा रिलीज होती है और गैस, हार्मफुल गैस रिलीज होती है, जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा डी यानी कि जल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अम्ब्रेला अधिनियम कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन? तो पहला है वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, दूसरा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन अधिनियम, चौथा है बायोडाइवर्सिटी एक्ट यानी कि जैव विविधता अधिनियम, और चौथा है नन, उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है, इसका पहले तो आंसर सुन लीजिए, इसका आंसर होगा डी यानी कि उपरोक्त कोई नहीं। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। अम्ब्रेला एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी कानून हैं पर्यावरण से संबंधित, वो सभी इस कानून के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है ना, तो उसके तुरंत बाद इस अधिनियम को संसद के द्वारा पारित किया गया था। तो तब जाके मतलब ये आप याद रख सकते हैं, उसका संबंध सीधे सीधे भोपाल गैस ट्रेजेडी से है। लेकिन इसका आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और यहां पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस पदार्थ द्वारा भूमिगत जल के प्रदूषण हो जाने के कारण ब्लैकफुट नामक रोग होता है? यानी कि ब्लैकफुट डिजीज इज ड्यू टू ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन ऑफ, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है अगर वो भूमिगत जल में मिल जाए तो उसे ब्लैकफुट नामक रोग होता है। तो ब्लैकफुट नामक रोग जो है काफी प्रचलित है। ये ताइवान जो है उसमें, ताइवान नाम के देश में, ताइवान पहले चाइना का ही पार्ट था, ठीक है ना, तो उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं हम लोग ताइवान को, और जो मेन लैंड चाइना है उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। तो ताइवान से ये बीमारी शुरू हुई और इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि आर्सेनिक। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, काफी इजी है। क्योटो प्रोटोकॉल पे निम्न में से सहमति बनी। क्योटो प्रोटोकॉल वाज एंडोर्स्ड एट, तो यहां पर ये दिया है ऑप्शन COP4, COP3, COP5, COP6। तो मैं आपको बताना चाहूंगा COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहां पर अलग अलग जो संगठन देश होते हैं वो मिलते हैं। तो कौन सी COP में क्योटो प्रोटोकॉल को इंडोर्स किया गया था, उसकी सहमति बनी थी? तो उसका आंसर होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3, यानी कि बी। 1 से 10 दिसंबर 1997 जापान के क्योटो शहर में ये अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि COP3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फटाफट 18th क्वेश्चन। पेरिस समझौता प्रभावी हुआ, पेरिस एग्रीमेंट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम, यानी कि किस तिथि से पेरिस समझौता प्रभावी हुआ? पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 2016, दूसरा ऑप्शन है 2 नवंबर 2016, तीसरा ऑप्शन है 3 नवंबर 2016, चौथा ऑप्शन है 4 नवंबर 2016। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 नवंबर 2016। पेरिस समझौता पर्यावरण से संबंधित है, जहां पर जो कार्बन स्राव है उसके लिए हर देश को अपने अपने खुद के लक्ष्य निर्धारित करने थे। तो 4 नवंबर 2016 से ये प्रभावी हुआ, जिसको हम लोग पेरिस समझौते के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दर्दनाक हड्डियों की बीमारी, यानी कि दर्दनाक बीमारी जो हड्डियों में होती है, इताई इताई, जो कैडमियम प्रदूषण से होती है, सर्वप्रथम कहाँ पाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर आपको नहीं याद है, तो लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो जापानीज जैसे बोलते हैं वर्ड, तो जैसे मैंने बोला ना, मैंने इताई इताई बोला, तो इताई इताई समझ के क्या लग रहा है आपको? सीधे सीधे जापानीज वर्ड है, ठीक है ना। द पेनफुल बोन डिजीज इताई इताई विच इज कॉज्ड बाय कैडमियम पॉल्यूशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा जापान, 1912। क्लियर? वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है? पीक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन अकर्स इन द एटमॉस्फेयर एट द हाइट ऑफ, तो सीधे सीधे काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, इसका आंसर होगा डी, 30 किलोमीटर के आसपास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामान्यतः एक प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉल्यूटेंट नॉर्मली? बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ना है आपने। पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सामान्यतः बोल रहा है ये, तो इसका आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही, मतलब देखिए, प्रदूषक मतलब क्या है? जो कि अनवांटेड है, जो आपको वायुमंडल में नहीं चाहिए होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से ही वायुमंडल में है, ठीक है ना, तो तब जाके वो वैसे प्रदूषक नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में तो वो रहती है। सारे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो सामान्यतः वो एक प्रदूषक नहीं है, लेकिन बाकी सारे के सारे प्रदूषक हैं, क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल का ताप पड़ने पर उसमें घुली ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? विथ राइज इन वाटर टेम्परेचर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो सिंपल सा आंसर है इसका, पहला ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। दूसरा ऑप्शन है मात्रा बढ़ेगी, इंक्रीज इन अमाउंट, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। सी है घटेगी, डिक्रीज। और डी है उपरोक्त कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है, जैसे तापमान बढ़ता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीज, यानी कि डी, घटेगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो आप देखिए, इसका सही आंसर होगा 2 फरवरी। ठीक है ना, क्योंकि इस दिन रामसार कन्वेंशन पास हुआ था 1972 में, तो इसलिए इसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस बोलते हैं हम लोग। तो भारत में भी बहुत सारी आर्द्र भूमियां हैं जिनको रामसार साइट्स बोलते हैं हम लोग, उनकी आप लिस्ट पढ़ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 2 फरवरी। उसके बाद है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन। इसका आंसर होगा डी, 1974। अगला क्वेश्चन है, एम स्ट्राइप सॉफ्टवेयर संबंधित है, एम स्ट्राइप सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू। पहला ऑप्शन है जल प्रदूषण, दूसरा है बाघ संरक्षण, तीसरा है ओजोन निगरानी, चौथा है जलवायु परिवर्तन परीक्षण। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन वाटर पोल्यूशन डेटा, बी टाइगर कंजर्वेशन, सी ओजोन मॉनिटरिंग, या डी क्लाइमेट चेंज एग्जामिनेशन। तो देखिए 2010 में ये सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ था, और आपको पता है कि बाघ के ऊपर धाड़ियां होती हैं जिनको इंग्लिश में स्ट्राइप्स बोलते हैं। तो एम स्ट्राइप्स का आप सीधे सीधे लॉजिक लगा सकते हैं कि ये आंसर होगा इसका बी, टाइगर कंजर्वेशन, बाघ संरक्षण। तो एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। आगे है इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो उतना आपको याद नहीं करना है। 2010 में सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिलीज किया था। ठीक है ना। तो इससे जो है बाघों की गिनती और उनका डेटा पूरा इसमें फीड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां स्थित है? यानी कि विक्रमशिला गेंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज सिचुएटेड इन। पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है पटना, तीसरा है गया, चौथा है पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण। ये सभी बिहार के जिले हैं। तो 1991 में यह अभ्यारण्य बनाया गया था, और इसका सही आंसर होगा ए, भागलपुर। तो जितने भी स्टूडेंट भागलपुर जिले से ये लेक्चर सुन रहे हैं आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज अर्लियर नोन एज। पहला है ईडन पार्क, दूसरा है करजन पार्क, तीसरा है मेयो पार्क, और चौथा है हेली पार्क। तो इसका सही आंसर होगा डी, हेली पार्क। 1936 में जब उत्तर प्रदेश नहीं था, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, तो उनके गवर्नर थे हेली, उनके नाम पे ये पार्क बनाया गया। 1954 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया, लेकिन फिर 1955 में दोबारा इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही, मतलब फाइनली इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? नमामि गंगे प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द एयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है, पहले भी पूछा जा चुका है रेलवे में। आंसर होगा 2014 यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 29, वन महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग। पहला ऑप्शन है पहले फर्स्ट वीक ऑफ मई के पहले सप्ताह में, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के पहले सप्ताह में, तीसरा ऑप्शन है सेकेंड वीक ऑफ मई के दूसरे सप्ताह में, चौथा ऑप्शन है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई यानी कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में। तो वन महोत्सव 1950 से ये प्रारंभ हुआ, और स्वतंत्रता सेनानी जी जो थे जिनका नाम था के एम मुंशी, उन्होंने पहली बार राजघाट में एक पेड़ लगाकर इस महोत्सव की शुरुआत की। और वो एक काफ़ी बड़े लेखक भी थे, और उनको उनका जो लेखक में जो उनका नाम है वो है घनश्याम व्यास, यानी कि उनको घनश्याम व्यास के नाम से भी जाना जाता है।
तो आई होप आप ये क्वेश्चंस एंजॉय कर रहे होंगे। और लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सामने कि मोटर वाहनों से संबंधित भारत स्टेज नॉर्म्स सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुए। द भारत स्टेज नॉर्म्स रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम द एयर। तो अभी आपने देखा होगा कि भारत स्टेज 6 अभी अप्रैल 2020 से लागू होना था, लेकिन सरकार ने उसको अगले साल के लिए प्रस्तावित किया है। इस बार कोविड महामारी की वजह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन भारत में जो एक्चुअली इस तरह के जो नॉर्म्स होते हैं वो यूरोपियन जो देश होते हैं वहाँ पर इनको यूरो नॉर्म्स बोलते हैं। तो भारत ने भी इनको शुरुआत किया, तो सबसे पहले वर्ष 2000 से ये स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर होगा ए 2000। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको और चाहिए तो लिंक क्लिक करके आप वहाँ से वो मैटर ले सकते हैं हमारा। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपके लिए हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ, और कल हम लोग नेक्स्ट कुछ और टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे और ऐसे ही सवाल लेके आएंगे। तो अपना स्कोर जरूर पोस्ट करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।